वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए इकाई संख्या 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जिनकी संख्या होगी लगभग 62 के आसपास, यानी कि 62 क्वेश्चन से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बीच में जो बताऊंगा वो अलग होंगे, यानी कुल मिलाकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लोगों ने इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और आपने उस पर काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इकाई संख्या 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जियोग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर मॉडल पेपर है 2025, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए। इकोनॉमिक जियोग्राफी जब जब पूछा जाएगा तब तब के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इकाई संख्या मतलब इकाई 2 के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से, आपके ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन संसाधन संरक्षण की विधि नहीं है? संसाधन संरक्षण की विधि कौन नहीं है, बताएं। संसाधन संरक्षण मतलब क्या होता है? संसाधन क्या होते हैं? संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमको प्रकृति के द्वारा मिलते हैं और कृत्रिम हम खुद बनाते हैं। तो उनको जो प्राकृतिक संसाधन उनको बचाए रखने की जो विधि है वही एक प्रकार से संसाधन संरक्षण कही जाती है। तो संसाधन संरक्षण की विधियों में कौन सी विधि शामिल नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संसाधनों के विकल्प। बिल्कुल संसाधन का संरक्षण करने के लिए है कि जो संसाधन कम हो तो उनके लिए दूसरे संसाधनों की खोज की जाए। पहली बात तो ये कर सकते हैं। संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग बंद कर भविष्य के लिए संचित करना बिल्कुल गलत बात है। यानी संसाधन संरक्षण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि संसाधनों का उपयोग ही करना बंद कर दें। संसाधनों का विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करें, ये जरूर कर सकते हैं। जो आपका एक आगे चल करके आप टर्म पढ़ेंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, सतत विकास, जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो यही बताता है कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके हम संसाधनों का दोहन करें, यानी संसाधनों का विवेक संबद्ध दोहन ही सतत विकास को बताता है। यानी हम इतना दोहन ना कर ले, इतना डीजल पेट्रोल ना खर्च कर दे कि जिससे हमारे आने वाला जो लड़का है वो हीरो होंडा स्प्लेंडर में पेट्रोल डलाने के काबिल ना बचे, ठीक है। अगर वो किया सेल्टॉस गाड़ी खरीदे तो पेट्रोल डलावे करे लगे, पेट्रोल टंकी पे मिल जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि संसाधनों का वर्तमान में उचित दोहन करना चाहिए, उचित प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा खूब बेमतलब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं कि उसको बंद कर दें, तो ये बात बिल्कुल गलत है। संसाधनों के उपयोग में तकनीकी विधि का प्रयोग करें, बिल्कुल ठीक बात है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। संसाधनों की मात्रा में वृद्धि करें, तो ये सब विधियाँ अपनाई जा सकती हैं, जबकि ये विधि आप नहीं अपना सकते, बी वाली। तो सर यही पूछा कौन सी विधि नहीं, तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संसाधन होते नहीं अपितु बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, किस विद्वान ने कहा था? किसने कहा था भैया इसको? जिम्मरमैन, प्रोफेसर जिम्मरमैन ने कथन कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में हमेशा पूछा गया, कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संसाधन का प्रकार नहीं है? देखिए संसाधन का प्रकार कौन सा नहीं है, देखिए इनमें से संसाधन का प्रकार कौन सा नहीं पूछा गया है ना। देखिए एकल संसाधन, विरल संसाधन और सर्वत्र सुलभ संसाधन, ये संसाधन के प्रकार हैं। दुर्लभ संसाधन कोई संसाधन का प्रकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ संसाधन संसाधन का कोई प्रकार नहीं है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिम्मरमैन के द्वारा बताया गया संसाधन का प्रकार नहीं है? देखिए प्रोफेसर जिम्मरमैन की बात की जाए तो प्रोफेसर जिम्मरमैन ने कहा एक प्रकार से सर्वसुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकल संसाधनों की बात करी थी। सनातन संसाधन की बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यही बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रोफेसर जिम्मरमैन जो हैं इन्होंने संसाधनों का वर्गीकरण किया। सर्वसुलभ संसाधन जो सभी जगह मिल जाए, विरल माने जो कम कम मिले अलग अलग स्थानों पर, एकल माने जहाँ पर एक ही संसाधन मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानवीय ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है, कथन किसका है? मानवीय ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, इसको किसने कहा था? प्रोफेसर जिम्मरमैन ने कहा था। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ यानी कांप मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही कांप मिट्टी कहते, तो प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि कांप मिट्टी को और किस मिट्टी या कांप मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम बताए तो कांप मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी यानी जो बलुई होती है वो, जो ठीक है। लाल मिट्टी जो एक प्रकार से लाल आप जानते हैं, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ यानी कांप मिट्टी और काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयोगी है? कपास उत्पादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्वालामुखीता की क्रिया के द्वारा इस मिट्टी का विकास हुआ, काली मिट्टी का।
प्रश्न क्या पूछा गया है बेटा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ या कांप मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, गंगा और यमुना के जो मैदान है इसमें आप देखते हैं पंजाब वगैरह में, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी की में खेती बढ़िया होती है क्योंकि यहाँ पर यही मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मतलब कि अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कौन सा इनमें से जो है पूछा जा रहा है कि है। अनवीकरणीय संसाधनों में आपका होता है खनिज संसाधन, अनवीकरणीय खनिज। ठीक है, मत्स्य जो है, वन और जंगल ये नवीकरणीय हैं, जबकि खनिज संसाधन अनवीकरणीय हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में अधिकांश क्षेत्र काली मिट्टी से आच्छादित है। तो भारत की अगर बात की है तो काली मिट्टी बेसिकली आप देखते हैं गुजरात का जो इलाका है वो काली मिट्टी से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन से, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं। तो कोयला और खनिज जो हैं ये पुनः अनापूर्ति संसाधन है। कोयला और खनिज तेल ये दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ये एक जो है संचित मात्रा में होते हैं, पुनः अनापूर्ति संसाधन है, दोबारा से इसको आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, बारंबार जो पुनः प्राप्ति के योग्य नहीं है ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन नहीं है। नव्यकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है। देखें, सौरिक ऊर्जा नव्यकरणीय है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करके बचाए रख सकते हैं। जैव गैस को, जल शक्ति को भी हम एक रूप से दूसरे में परिवर्तित करके उसको बचाए रख सकते हैं। जबकि खनिज तेल ये एक प्रकार से क्या है, नव्यकरणीय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अनव्यकरणीय संसाधन में से एक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है। देखिए, स्वामित्व की दृष्टि से भी संसाधनों का वर्गीकरण विद्वानों ने किया है। तो राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन ये स्वामित्व के आधार पर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है। व्यक्तिगत संसाधन या स्वामित्व की दृष्टि से इसका प्रकार नहीं है, इसका सी या फिर ए में से कोई लगा सकते हैं। संसाधनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। संसाधनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताएं। तो देखिए, संसाधन एक गतिशील विचारधारा है, बिल्कुल ठीक बात है। यह संसाधन प्राकृतिक जगत में भौतिक तत्व हैं। यह संसाधन एक स्थैतिक विचारधारा है। देखिए, विचारधारा तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी गलत। संसाधन दृष्टिगोचर पदार्थ हैं जो दिखाई पड़ते हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक जगत के भौतिक तत्व हैं ऐसा कह सकते हैं। लेकिन संसाधनों में एक प्रकार से वायु भी है, मिट्टी भी है। ठीक है, तो भौतिक तत्व कह सकते हैं या दृष्टिगोचर पदार्थ भी कह सकते हैं। भौतिक तत्व, ए ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। 13वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सतत सनातन संसाधन है। सतत सनातन संसाधन इनमें से कौन सा है। तो ये हमेशा जो रहने वाला है, आप सभी को पता होगा, सौरिक ऊर्जा ये एक प्रकार से सतत सनातन संसाधन है। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा देखें। संसाधन जो होते हैं, सौरिक ऊर्जा भी होती है, ऊर्जा कभी दिखाई नहीं पड़ती है, तो कहीं ना कहीं पे भौतिक तत्व दिखाई पड़ते हैं आपके। भौतिक तत्व मतलब होता है कि जो आप जिसको आप छू सके, महसूस कर सके, तो ये तो वैसे गलत हो गया आपका। दृष्टिगोचर में जो दिखाई पड़ता है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि कुछ चीजें नहीं भी दिखाई पड़ती और संसाधन हैं। ठीक है, स्थैतिक विचारधारा तो हो ही नहीं सकती संसाधन, यानी सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन ही लगा दीजिए। संसाधन एक गतिशील विचारधारा है, बिल्कुल ठीक बात है। वो विचारधारा विचारधाराओं वाली विचारधारा नहीं है, गतिशील प्रोडक्ट होता है। ठीक है, विचारधारा टाइप का, मतलब विचारधारा वो विचारधारा नहीं जो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद जैसी होती है, वैसी नहीं। ठीक है, दूसरी टाइप की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिवर्धनीय संसाधन है। परिवर्धनीय मतलब जिसपे कुछ किया जा सकता है, तो मत्स्य जो है परिवर्धनीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक उपहार हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक उपहार इसलिए हैं क्योंकि मानव उनका उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति और सामाजिकता के लिए करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या करता है, मनुष्य उसकी मतलब कि सामाजिक स्तर पर बढ़ाने के लिए उसको करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, कोई भी पदार्थ संसाधन की श्रेणी में आएगा अथवा नहीं आएगा, यह निर्धारित होता है किससे, बताएं।
कोई पदार्थ संसाधन की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? सांस्कृतिक परिस्थितियां के द्वारा। बिल्कुल, सांस्कृतिक परिस्थितियां ही डिसाइड करती हैं कोई पदार्थ संसाधन होगा कि नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से, बताएं। 17 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा कथन सत्य पूछा गया है आपसे। प्रश्न बड़ा ही फेमस प्रश्न है। कौन सा कथन सत्य है इनमें से, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, देखें। सभी अजैव संसाधन, अजैव माने जो जीवित नहीं, संसाधन अनवीकरण योग्य है, और तथा सभी जैव संसाधन नवीकरणीय नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी अजैव संसाधन अनवीकरणीय योग्य है, लेकिन कुछ जैव संसाधन अनवीकरणीय योग्य है। बिल्कुल ठीक बात, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कटिबंधीय मिट्टी नहीं है। कटिबंधीय मिट्टी जो है आपकी, जैसे चरनोजम मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ये सब आपके कटिबंधीय मिट्टी है, जबकि जलोढ़ मिट्टी जो है कटिबंधीय मिट्टी नहीं है। बी ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन है, चरनोजम मिट्टी निम्न में से किस प्रदेश की मिट्टी है। चरनोजम मिट्टी किस प्रदेश की मिट्टी भैया? तो ये छोटी घास वाले प्रदेश जहाँ पर होते हैं उन्हीं वहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है? लेटेराइजेशन, कैल्सिफिकेशन, या फिर पोडजोलाइजेशन, या फिर ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रक्रिया मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है इनमें से? मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, सी ऑप्शन। लोयस मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है? लोयस मिट्टी का निर्माण जो होता है वायु के निक्षेपण के द्वारा। वायु का निक्षेपण समझते हैं, यानी कि वायु कहीं से, मान लेते हैं जो लोयस मिट्टी होती है उसमें होता यह है कि वायु चल रही खूब तेज से, और वायु ने मिट्टी के कण को उड़ाया, बहुत सारे तीव्र गति से वायु ने एक प्रकार से बहुत सारे कण मिट्टी के उठा लिए, और उठाने के बाद में वायु जो है जब तक वायु की गति ठीक ठाक है, वायु उसको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, और उड़ाने के बाद में जहाँ पर वायु की गति थोड़ी धीमी होती है वहीं पर वो निक्षेपित कर देती है मिट्टी को। निक्षेपित माने होता है छोड़ देती है, तो निक्षेपण प्रक्रिया वही होती है, छोड़नी, यानी कि वो मलबा अपने साथ जो वायु उड़ा करके जो है धूल लेकर के जा रही है, या फिर जो मिट्टी लेकर के जा रही है, उस मिट्टी को कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के छोड़ देती है, तो उसके द्वारा लोयस का निर्माण होता है। तो लोयस मिट्टी का निर्माण जो होता है कुछ इसी तरीके से होता है, वायु के निक्षेपण के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पोडजोल मिट्टी विकसित होती है। पोडजोल मिट्टी जो होती है ये जो टैगा प्रदेश होते हैं वहीं पर विकसित होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर का, परीक्षा में पिछली बार प्रश्न आया हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 23 नंबर क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। मिट्टी भूतल पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के अंशों के विखंडन के योग से बनती है, यानी जोड़ से बनती है। मिट्टी भूतल पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत होती है जो मूल चट्टानों और वनस्पति के अंशों के जो विखंडन होते हैं उन्हीं विखंडित पदार्थों के मिलने से बनती है। यह परिभाषा मिट्टी की किसने दी है? इस परिभाषा को दिया है किसने? एच बेनेट नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रियरी मिट्टी पाई जाती कहाँ पर? शुष्क जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में, मानसूनी जलवायु में, आर्द्र जलवायु में। शुष्क माने सूखी जलवायु, आर्द्र माने जिसमें नमी हो, मानसूनी जहाँ पर बारिश होती, भूमध्य सागरीय जहाँ पर भूमध्य सागर के इलाके हों, ठीक है। तो बताएं प्रियरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो प्रियरी मिट्टी जो है ये आर्द्र जलवायु में पाई जाती है जहाँ पर नमी होती है वायु में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, वर्तमान समय में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संसाधनों को बचाने की जरूरत क्या है? विवेक सम्मत तरीके से दोहन की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, मानव तथा पशुओं के मध्य अनुकूल संबंध बनाने हेतु, बिल्कुल ठीक बात है, मानव तथा वनस्पति के मध्य अनुकूल संबंध बनाने के लिए, या मानव और समाज तथा वातावरण के मध्य अनुकूल संबंध बनाने के लिए। तो मानव, समाज और वातावरण के बीच में अनुकूल संबंध बनाने के लिए, बिल्कुल ये कथन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ये सब पूरा करेक्ट आंसर, इसका वर्तमान में संसाधनों में संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये सभी पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके उपरोक्त सभी। फैंटम या आधारभूत छाया नियम संबंधित है। फैंटम या आधारभूत छाया नियम जो है ये संसाधन भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसी देश की जनसंख्या और उसकी समस्याओं का अध्ययन किसमें करते हैं? तो किसी देश की जनसंख्या और उन जनसंख्याओं की जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन हम मानवीय संसाधन में करते हैं, ठीक है, मानवीय संसाधन के रूप में करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों के रूपांतरण करने की, प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों में रूपांतरण करने के लिए आवश्यक है कौन? मानव श्रम, पूंजी, या मनुष्य का जीवन स्तर, या कुशल और सक्षम प्रौद्योगिकी।
तो प्राकृतिक संपदा को प्राकृतिक संसाधनों में रूपांतरण करने के लिए, बदलने के लिए हमको जरूरी होता है कुशल और सक्षम प्रौद्योगिकी की, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को एक प्रकार से बता पा रहे, मतलब कि उसको जो है स्थानांतरित कर पाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में हम बदल पाते हैं किसको, प्राकृतिक संपदा को। क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक वो चीज़ें सफल नहीं होंगी। 29 नंबर क्वेश्चन से उद्भव के आधार पर बताएं, उद्भव के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार बताएं। उद्भव के आधार पर संसाधन जो होते हैं उनके दो प्रकार में, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव माने जो जीवित हैं, अजैव माने जो अजीवित हैं। प्राकृतिक संपदा तथा प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। प्राकृतिक संपदा तब प्राकृतिक संसाधन कहलाती है जब उसका मूल्य अधिक हो या मिलना दुर्लभ हो, या उसके रूपांतरण में उसकी उपादेयता और मूल्य में अभिवृद्धि हो, या उसको प्राप्त करने में मानव को अधिक परिश्रम करना पड़ता हो। तो प्राकृतिक संपदा जो है तब प्राकृतिक संसाधन कहलाती है जब उसके रूपांतरण में उसकी उपादेयता और मूल्य में अभिवृद्धि हो। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, अस्थायित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है। अस्थायित्व की दृष्टि से जो संसाधन होते हैं उसका प्रकार क्या नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन, स्थानीय संसाधन और विश्व संसाधन, यह अस्थायित्व की दृष्टि संसाधन के प्रकार हैं, जबकि व्यक्तिगत संसाधन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, चरनोजम मिट्टी कहाँ पर मिलती है। चरनोजम मिट्टी जो होती है घास के मैदानों में बेसिकली मिलती है। अगला पर संरक्षण का कार्य है, संरक्षण का कार्य है व्यय से अधिक बचत। यह विचार किसने दिया, बिल्कुल व्यय से अधिक बचत की जाए, यही संसाधन का अर्थ होता है। इस बात को कहा था पार्किंसंस ने। ठीक है, पार्किंस महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। मिट्टी के निर्माण में किन भौगोलिक कारकों का योगदान है, बताएं। मिट्टी के निर्माण में किन भौगोलिक कारकों का योगदान है। देखिए, मिट्टी के निर्माण मूल, चट्टान और जलवायु, बिल्कुल ठीक है। वनस्पति और जीवांश उसके, उच्चावच और भूगर्भिक समय, बिल्कुल ठीक बात है, सभी का उपयोगी है, मतलब सभी जो है भौगोलिक कारकों का योगदान रहा है। मिट्टी निर्माण में कौन सी क्रिया मध्य अक्षांशों में अधिकतर घास के मैदानों और विरल वनस्पति के क्षेत्रों में होती है। तो मिट्टी निर्माण में जो क्रिया होती है बेसिकली आपकी जो है कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया। तो कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया जो होती है ये मध्य अक्षांशों में अधिकतर घास के मैदानों और विरल वनस्पति क्षेत्रों में होती है और मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं में शामिल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 36 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण हेतु या मतलब कि हेतु उपाय कौन से हैं। संसाधन संरक्षण के लिए उपाय जो हैं, संसाधनों का बहुउद्देशीय प्रयोग किया जाए, यानी एक संसाधन के कई उपयोग किए जाएं। संसाधनों के अपशिष्टीकरण को रोका जाए, यानी संसाधन जो खत्म हो रहे हैं उसको खत्म, मतलब उसको रोका जाए, फिर उसमें जो मलबे आ रहे हैं उस मलबे को खत्म किया जाए। संसाधनों के विकल्प को खोजा जाए, यानी कि एक संसाधन के स्थान पर दूसरे संसाधन का प्रयोग कर सकें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है। अक्षय माने होता है जो कभी क्षय ना हो। तो अक्षय संसाधन जो है इनमें से वो महासागरीय नमक अक्षय संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षयशील संसाधन है जो खत्म हो सकता है। क्षयशील यानी जो खत्म हो सकता है वो है खनिज संपदा, ये खत्म हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सनातनी नहीं है। सनातनी संसाधन कौन सा नहीं है इनमें से, देखें सनातनी भूगर्भ में खनिज, नदी का जल, मिट्टी की उर्वरता, प्राकृतिक वन। ठीक है, देखिए भूगर्भ में खनिज, नदी का जल और मिट्टी की उर्वरता ये मनुष्य नहीं लाता है, जबकि प्राकृतिक वन मनुष्य जो है बैठा भी सकते हैं, मनुष्य जो है इसको उगा भी सकते हैं। तो ये एक प्रकार से संसाधन मतलब कि सनातनी नहीं है प्राकृतिक वन, बाकी तीनों हैं सनातनी। निम्न में से किस समूह में सभी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय हैं। नवीकरणीय यानी जिनको एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताएं, प्रश्न आ चुका है, निम्न में से किस समूह में सभी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय हैं। तो इनमें से जल शक्ति, ठीक है, सौर ऊर्जा, जैव गैस, ये सब नवीकरणीय हैं। ऑप्शन नंबर 1, जैसे पेट्रोल नहीं है नवीकरणीय। ठीक है, कोयला पेट्रोल तो नहीं है, बिल्कुल कोयला नहीं है, बाकी सौर ऊर्जा तो है ही। जल शक्ति, सौर ऊर्जा और जैव गैस ये नवीकरणीय हैं, एक रूप से दूसरे रूप में इसको कन्वर्ट करके संचित भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में इनमें से वायुमंडलीय ऑक्सीजन आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है। ये परिभाषा किसने दी? तो संसाधन का अर्थ क्या होता है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति। यह उद्देश्य व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है, और सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा भी करता है। यह परिभाषा दिया था प्रोफेसर जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं है? खनिज संसाधन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, सूर्य तप या वर्षा? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन सा नहीं है? तो खनिज संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं है, बी ऑप्शन। बाकी सूर्य तप, वर्षा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन ये सब है, सब जगह पाए जाते हैं। खनिज संसाधन कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में वायुमंडलीय ऑक्सीजन, सूर्य तप, वर्षा सब जगह होती है, सभी स्थानों पर। अजैविक संसाधनों में आप किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो अजैविक संसाधनों में किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो देखिए, अजैविक संसाधनों में वायु, खनिज तत्व और धातुएं सम्मिलित हो सकती हैं। घास के मैदान जो हैं ये अजैविक संसाधनों में आप सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि घास या जो वनस्पतियां होती हैं उसमें जीव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विरल संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? विरल संसाधनों में कौन सा शामिल नहीं कर सकते आप? तो विरल संसाधनों में आपका ऐसे मिट्टी है, विरल संसाधन नहीं है। मिट्टी हमेशा पाई जाती है। ठीक है। सोना कम पाया जाता है, प्लेटिनम, प्राकृतिक गैस से कहीं कहीं पर पाई जाती है, ये विरल संसाधनों में है, जबकि मिट्टी हर जगह पाई जाती है, तो ये सघन संसाधन है। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाती है? संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता इसलिए अनुभव की जाती है क्योंकि जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या खूब बढ़ रही है, अंधाधुंध विदोहन हो रहा है संसाधनों का, आगामी पीढ़ियों की आवश्यकता की आपूर्ति या भविष्य की चिंता भी लगातार सता रही है। ऐसे में जरूरी है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर को। उपरोक्त सभी कारणों से संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। अक्षय संसाधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता? तो अक्षय संसाधनों में आप किसको शामिल नहीं कर सकते भाई? देखिए, अक्षय संसाधनों में आप कर सकते हैं, देखिए सौर ऊर्जा अक्षय संसाधन में शामिल है, बिल्कुल ठीक है। सौर ऊर्जा है, महासागरीय जल भी है, वायु भी कभी खत्म नहीं हो सकती, महासागरीय जल भी नहीं खत्म हो सकता, सौर ऊर्जा भी नहीं खत्म हो सकती। ये आपके अक्षय संसाधन है, जबकि प्राकृतिक गैस खत्म हो सकता है। सी ऑप्शन ये अक्षय संसाधन में शामिल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीनीकरण योग्य है? तो कौन सा संसाधन नवीनीकरण योग्य है या नवीकरणीय है? तो भूमिगत जल जो है नवीकरणीय है, जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूमध्य जो ऊर्जा ये नहीं है। नवीनीकरण, इसको नवीनीकरण किया जा सकता है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इन सभी की, या फिर एक प्रकार से सभी हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, ठीक है, कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आप एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप फटाफट से एसएमएस करिएगा। जैसे ही आप एसएमएस करेंगे आपके लिए पास क्या भेजा जाएगा? स्कैनर भेजेंगे। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जो होगी वो जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर तमाम सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में उसकी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पेपर की पीडीएफ नोट्स मिलेगी, लिखित टाइप के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। तो कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मात्र 100 रुपये में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, एक को करिकुलर। ठीक है, मेजर और को करिकुलर तो पूरा एकदम से पढ़ाया जाएगा। माइनर में जो भी होगा, अगर नॉर्मल सब्जेक्ट होंगे जो मैं पढ़ाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपकी करवाई जाएगी। तो जिनको भी जुड़ना है, मेरे हिसाब से सभी को जुड़ना चाहिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जैसे आप अगर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, डीडीयू वाले बच्चे जुड़ सकते हैं, वैसे सभी जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जुड़ सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया। ठीक है, इसके अलावा CCSU हो गया, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, CSJMU हो गया यानी छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका MJPRU बरेली हो गया, MJPRU बरेली। ठीक है, इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, झांसी। इसके अलावा आपका माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, MSU।
ठीक है, ऐसे ही तमाम विश्वविद्यालय आपके, ठीक है। इसके अलावा आपका एमएसडीयू यानी कि सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। सुहेलदेव के अलावा आपका और भी विश्वविद्यालय जैसे आपके बच रहे होंगे, उन सभी के जो है शामिल चीज़ें आपकी आएंगी। मतलब जो भी विश्वविद्यालय जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पेपर करवाएंगे, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एमएससी होगा, शाकुंभरी सब हो गए आपके। तो इन सभी से रिलेटेड जो होंगे वो सारा सिलेबस सभी का लगभग सेम ही है, सभी बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत ही बेहतर अंदाज में। जिनको भी जुड़ना है तो आप फटाफट से जुड़ जाएं, देर ना करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आप फटाफट जुड़ेंगे और सभी का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के आप तुरंत हमारे पास एसएमएस करें, देर ना करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन हमें भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी, और आपके लिए क्लासेस लगातार होती रहती हैं। चले अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन क्षयशील है? क्षयशील मतलब कि खत्म होने वाला, ठीक है। बताएं कौन सा संसाधन भैया क्षयशील है इनमें से? देखिए, खनिज संसाधन जो है वो क्षयशील है। कृषि योग्य भूमि, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और प्राकृतिक वन, ये संपदा नहीं खत्म होती, खनिज संसाधन खत्म हो सकते हैं। अगला प्रश्न, सोना तथा चांदी है। सोना और चांदी कैसे संसाधन हैं? तो ये विरल संसाधन है, कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, विरल होते हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? संसाधन संरक्षण मतलब होता है उचित उपयोग करना संसाधनों का, वितरण, सुरक्षा और वैकल्पिक व्यवस्था ही संसाधन संरक्षण होता है। बिल्कुल सही बात, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन से, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आप देखते हैं जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लगभग 40% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा है, ठीक है। बाकी में और सारी हैं 60 में। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? बहुत फेमस प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। तो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से जो है वो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का? लाल मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट और नीच की चट्टानों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? हीरा, जिप्सम, सोना या कोयला? धात्विक खनिज कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो इनमें से सोना जो है एक धात्विक खनिज है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेगुर मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। रेगुर मिट्टी प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। रेगुर मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है कहाँ पर? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, रेगुर मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती कहाँ पर? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो रेगुर मिट्टी जो होती कहाँ पर पाई जाती बेटा? रेगुर मिट्टी जो है, इसको काली मिट्टी भी आप कह सकते हैं, ये पाई जाती है महाराष्ट्र के इलाकों में ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न आ चुका है। वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। प्रोफेसर जिम्मरमैन ने लिखा है, या चिसोल्म ने, या फिर रेनर ने, या फिर मिशेल नाम के विद्वान ने? वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज, इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी देश की रेल तथा सड़कें हैं, व्यक्तिगत संसाधन है या राष्ट्रीय संसाधन है, प्राकृतिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? तो किसी देश की पूछा जा रहा है, तो किसी देश की रेल लाइनें और जो सड़कें होती हैं, यह एक प्रकार से व्यक्तिगत संसाधन हो ही नहीं सकती, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है, ये राष्ट्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? बताएं। तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के लगभग आप मान चले कि 6 जो है प्रकार है, 6 प्रमुख वर्ग हैं। 6 में जैसे एक होगी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल, तीसरी मतलब चौथी लेटेराइट, रेतीली मिट्टी जिसको बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है, बलुई मिट्टी हो गई। तो ऐसे तमाम प्रकार की मिट्टियाँ और भी हैं, ठीक है। इसके अलावा और आगे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनवीकरणीय संसाधनों में आपका कोयला और खनिज आता है, ठीक है, बाकी जल, प्राकृतिक गैस, कोयला और पानी, ठीक है। तो इनमें से ये सब नहीं, आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन में कोयला और खनिज है, ठीक है, क्योंकि पौधे हो सकते हैं, पौधा, पानी और यहाँ पर जल, इन तीनों की वजह से इसको नहीं लगा सकते। कोयला और खनिज जो है सबसे बेटर आंसर है आपका, ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधनों में आपका जल हो गया, सौर्य हो गया, पवन है, बायोमास है, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो जल इसमें से क्या है?
जल आपका नवीकरणीय है, बाकी कोयला, खनिज और पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय संसाधनों में शामिल हैं। आप लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चंस को देखा जो कि यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट थे। ऐसे ही कई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस हमने रखे हैं। ऐसे ही थर्ड यूनिट की भी वीडियोस आएगी और भी सब्जेक्ट की वीडियोस लगातार आपकी ऐसी आ सकती है मॉडल पेपर रिवीजन क्लास को लेकर के। जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ फटाफट से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं, यूनिट वाइज मॉडल पेपर भी व्यवस्था हो जाएगी। और बाकी वैसे रिवीजन क्लास धाकड़ अंदाज में जो होगी 2-2, 3-300 क्वेश्चंस की, वो तो होगी ही आपकी, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। एग्जाम से पहले पहले आपकी सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। 8वें यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार मैं जो मॉडल पेपर रिवीजन क्लास ये सब करवा रहा हूँ, लिखित का, ऑब्जेक्टिव का, चाहे आपकी पेपर कैसे भी हो, लेकिन आप दोनों वीडियोस देखें। आप लिखित वाला वीडियोस देखेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीज़ों को आप समझा करके बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आकर के आप रिवीजन कर लें, तो इस तरीके से आपका बेहतर अंदाज में तैयारी हो जाएगी। तो जिनको भी एक प्रकार तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फटाफट से आप वीडियो को लाइक करके शेयर करें। और जो हमने वीडियो में बीच में बताया था उसमें नंबर पर आप SMS करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बेहतर अंदाज में तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो ये दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनेंगे। तो मॉडल पेपर 2 मॉडल पेपर आपकी ज्योग्राफी के लगभग हो चुके हैं। यूनिट नंबर 1 का एक पूरा मॉडल पेपर, यूनिट नंबर 2 का मॉडल पेपर। अब इसी को चाहते तो हम सभी यूनिट से एक-एक पेज उठा करके आपके लिए करवा देते, ठीक है, या सभी यूनिट से 10-10 क्वेश्चन उठा लेते, तो आपका 80 क्वेश्चंस हो जाते। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने यूनिट नंबर 1 आपका क्लियर कर दिया, यूनिट नंबर 2 भी क्लियर कर दिया। ऐसे ही आपके 6 यूनिट और बच रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि वो भी मैं प्रयास करूँ कि उनका भी वीडियोस आपको मिल जाए, तो बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।